गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सेल चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन। अब देखिए एटीपी क्या होता है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी क्या है? एटीपी। एनर्जी करेंसी क्या है हमारी बॉडी की? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का हम डायग्राम करेंगे भी, उसमें किस तरीके से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन में क्या होता है? बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो तो इस तरीके से होगी, अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? इस तरीके से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? फोल्ड्स। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे? इनर मेम्ब्रेन। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड क्यों होती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एटीपी मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे। ये जो फोल्डेड एरिया है इसके अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल्स लगे होते हैं। इस पूरी सरफेस के ऊपर क्या है? इस तरीके से हम क्या कहेंगे? पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम, बहुत सारे इनके नाम हैं। इन पार्टिकल्स के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है। ये पूरी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं इनको थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रही हूँ ताकि हम सारी सरफेस को कवर कर सकें। बहुत सारे लगे होते हैं ये पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है, जो ये फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी।
बस 1 मिनट में बन जाएंगे ये। ये लीजिए, ठीक है। इन पार्टिकल्स को, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाती हूँ, देखिए इस तरीके से होगा। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, या फिर इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल या फिर इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। ये जो फोल्ड है, इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। अब देखिए, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। क्रिस्टा या क्रिस्टी के ऊपर क्या है, इस तरीके से ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, या फिर इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एटीपी फॉर्मेशन अकर हेयर, एटीपी फॉर्मेशन है वो इनके अंदर होता है। क्यों होता है, यहाँ पे ये जो स्पेस पड़ा है, इस स्पेस के अंदर, ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, ये खाली स्पेस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ही क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन रहे हैं, एनर्जी करेंसी बन रही है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना, इट्स ऑन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। इनके अंदर किस टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए होता है, खुद का अपना आरएनए होता है, खुद का अपना राइबोसोम होता है, यानी ये अपनी कॉपीज़ खुद प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि गिव द नेम ऑफ 2 सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स का नेम बताइए जिनके अंदर खुद का अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। गिव द नेम ऑफ 2 सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव their own DNA, RNA and ribosome, ठीक है। खुद का अपना डीएनए, खुद का अपना राइबोसोम और खुद का अपना आरएनए, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं। आंसर लिखिए। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी आपको प्लास्टर्ड मिल जाए तो वो भी सही है, ठीक है। 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल, प्लास्टर्ड भी लिखा आ सकता है क्योंकि प्लास्टर्ड के अंडर ही क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। चाहे यहाँ पे आप प्लास्टर्ड भी लिख लो, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, ठीक है।
इनके अंदर खुद का अपना डीएनए होने की वजह से, अब डीएनए के अंदर देखो क्या होता है, रेप्लिकेशन की पावर होती है। रेप्लिकेशन मतलब अपनी ही कॉपी बनाने की पावर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डीएनए में क्या होता है, पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के अंदर क्या पावर होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, अपनी कॉपी बना सकता है, ठीक है, अपने जैसी एक और कॉपी प्रिपेयर कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, भी डीएनए प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से प्रोसेस के थ्रू ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप लोगों ने सुना है, अमीबा के अंदर होता है, सेम उसी टाइप का किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या, डीएनए होने की वजह से अपनी कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉपी प्रिपेयर करने को देखो, एक तो रेप्लिकेशन करते हैं, एक कहीं कहीं लिखा होता है सेमी ऑटोनोमस, सेल ऑर्गेनेल, इसका मतलब ही यही है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब है अपनी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो कौन कौन से हुए, डीएनए मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है, दोनों ही अपनी कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, सेल विद इन द सेल। सेल के अंदर ये दूसरी सेल है, क्योंकि एक सेल है, सेल के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, और इनके अंदर भी क्या है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। तो हम इनके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं, सेल विद इन द सेल। ओके, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल करेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, 70S एंड 80S। 70S किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स में, और 80S किस में होता है, यूकैरियोट्स में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। 70S देखो, राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 सब यूनिट्स। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है लार्ज, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलोगे, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट, और इसे क्या बोलोगे, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट और क्या बोलेंगे, स्मॉल सब यूनिट। देखो क्या होता है, राइबोसोम ने जब भी प्रोटीन बनाना है हमारी बॉडी के लिए, सेल के लिए जब भी प्रोटीन बनाना है, दोनों सब यूनिट्स हैं ये आपस में अटैच होंगी। पहले ये दोनों सब यूनिट्स हैं, ये इस तरीके से देखो, लार्ज सब यूनिट यहाँ पड़ी है, स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे पड़ी है, दोनों अलग अलग होती हैं। जब भी सेल को प्रोटीन की ज़रूरत है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये दोनों सब यूनिट्स आपस में आके अटैच हो जाएंगी। तो इनकी अटैचमेंट के लिए मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है।
तो अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम आयंस हैं Mg+2 मैग्नीशियम आयंस हैं, तो ये मैग्नीशियम आयंस क्या करेंगे भाई, आ जाओ दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच हो जाओ, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में ये दोनों सब यूनिट्स हैं, ये आपस में क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है, ठीक है। एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है और इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच करने के लिए किन आयंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या बोलोगे, मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को आपस में अटैच करने के लिए। हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। अब देखो हम न्यूक्लियस का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। न्यूक्लियस का डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर भी इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर यहाँ पे क्या है, स्पेस होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हम, इसकी मेम्ब्रेन इस तरीके से बनाएंगे। क्या हो गया भाई, डबल मेम्ब्रेन बनानी है ना, पोरस इसको बनाना है, न्यूक्लियर पोर बनाने हैं, तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया है न्यूक्लियस। ये क्या हुई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखो, सही नहीं बना डायग्राम, एक बार फिर से देखो, राउंड नहीं बना ढंग से। अब बनेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस इस तरीके से। न्यूक्लियर पोर से क्या होगा, न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल बाहर आ सकता है और बाहर से अंदर जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन नेट, जो बाद में किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइड होती है उस टाइम क्रोमेटिन नेट से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्रोमेटिन नेट है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस। ये हुई आउटर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन नेट, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब जो ये क्रोमेटिन नेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म और क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो ये क्रोमेटिन नेट दिया हुआ है इसकी स्ट्रक्चर जब इससे क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, क्रोमोसोम जब बनेगा तब आप देखिए किस टाइप से बनेगा। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। क्रोमेटिन नेट से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। इसके क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, इस तरीके से। और इस डीएनए के ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, इस तरीके से हम क्या कहेंगे, जीन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, डीएनए। ये क्या लगे हुए हैं, जीन। जीन के लिए क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। क्रोमोसोम का जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर। और यहाँ पे ये क्या है, आर्म। क्रोमोसोम की क्या है, आर्म है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक क्रोमोसोम है। एक डायग्राम और बना के दिखा रही हूँ, वो भी एक क्रोमोसोम है। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है, जब भी कोई सेल क्या है, डिवाइड होती है, तो उस टाइम उसके अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है। देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे अंदर कभी भी क्रोमोसोम की काउंट है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, डीएनए की कॉपी बनती है, क्रोमोसोम है हमारे अंदर कितने हैं, 46 हैं, या फिर क्या कहते हैं 23 पेयर्स हैं, तो 23 पेयर्स ही रहते हैं, उनकी काउंट कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, हमेशा क्या है, डीएनए की कॉपी बनती है। अब जैसे ये क्रोमोसोम दिया हुआ है, इसी के अंदर डीएनए की कॉपी बनेगी, तो किस तरीके से बनेगी, देखिए क्या करेंगे हम, इसी क्रोमोसोम को हम यहाँ पे बनाते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। कैसे पता चला, सेंट्रोमियर एक ही है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, इसके भी सेंटर में एक ही सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम से ये क्रोमोसोम कैसे बन गया, क्या है, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की पावर होती है, ये मैंने आपको अभी बताया था।
ठीक है। इसका मतलब ये अपनी कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाएगा तो उस टाइम क्या होगा, देखो कॉपी बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। एक डीएनए से क्या बन जाएंगे, 2 डीएनए, यानी इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन रही है। कॉपी बनेगी तो यानी कि ये वाला है और ये वाला ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, सेम है। तो क्रोमोसोम के अंदर जब क्या है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, उस टाइम ये बीच में से क्या है, अपने आप ही इसके अंदर पार्टीशन सी होनी शुरू हो जाती है और 2 आर्म्स बन जाती है। जैसे देखो कैसे होगा, यहाँ पे मैं बनाती हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, देखिए कैसे होगा ये एक क्रोमोसोम है। जब इसके अंदर डीएनए बनेगा अपना, ये मान लो ये डीएनए है, इसकी कॉपी बन गई भाई, इसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई। अब क्या है, ये और ये दोनों सेम है। कॉपी बनने का मतलब क्या है, बस इनके अंदर क्या है, माइनर सा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि डीएनए की जो कॉपी बननी है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर एरर आ जाता है। मतलब मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सेम डीएनए का क्या काम है, तो अपने आप ये डीएनए हैं, ये दोनों क्या होंगे, देखो बेटा अपने आप इनके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम इस तरीके से अपने आप इसके अंदर यहाँ से पार्टीशन होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से बीच में ऐसे होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जीन तो इस पे लगे हैं, जीन इस पे लगे हैं, तो इस पे भी लगे होंगे, है ना। तो जीन तो हमारे पास सेम लगे हुए ही होंगे, इनके ऊपर जीन है वो लगे हुए होंगे सेम। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिड्स। है ये एक क्रोमोसोम, इसके अंदर ये क्या है, क्रोमेटिड्स। क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिड बोलेंगे। ये 2 क्रोमेटिड हो गए हमारे पास, यानी आप क्या कहोगे कि एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है। एक कौन सा हुआ, देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, हो गया हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये भी एक क्रोमोसोम है। अगर आपसे ये पूछे एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, तो क्या बोलोगे, 2 क्रोमेटिड्स। कितने होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स। और आर्म्स कितनी हुई, 4। आर्म्स कितनी हुई, 4। एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए इन 1 क्रोमोसोम, इन 1 क्रोमोसोम सेंट्रोमियर कितने होंगे भाई, 1 सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कितने होंगे, 1, ठीक है। क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 2। और 4 क्या होंगी, आर्म्स, ओके, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर है सेल का, क्यों बोला हमने, उसी के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या लगे हुए हैं, जीन लगे हुए हैं, और इन्हीं का ही तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेके जाना, सारे फीचर्स को कंट्रोल करना कौन करता है, जीन, डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा बताओ मुझे कि हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम हैं, कितने हैं भाई, 46।
46 क्रोमोसोम हैं वो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनको पेयर्स में रखें तो कितने होंगे, 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम है वो इस तरीके से पेयर्स में अरेंज है। कैसे बोलोगी, ये 1 पेयर है, ये क्या है, जैसे हम क्या है, मान लो भी हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, जो पेयर में है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास कितने पेयर होंगे, 23 पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये पहला हो गया, फिर हम क्या कहें, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा। इस तरीके से हमारे पास कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। और अगर एक एक को काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, पेयर्स में कितने हैं, 23 पेयर्स हैं। और हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2n, यानी हमारे अंदर एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। हमारे अंदर क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन 46 क्रोमोसोम में से कितने क्रोमोसोम हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और कितने हैं जो सेक्स को डिटर्मिनेशन करते हैं। देखिए टोटल हमारे अंदर कितने हैं, 46 में से आप क्या कहोगे, 44 हमारे अंदर हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और 2 हमारे अंदर क्या है, एलोसोम्स। 2 ये कौन से हैं, मेल में होते हैं XY और फीमेल में XX, ठीक है। तो ये जो 2 एलोसोम्स हैं मेल और फीमेल में, ये किसको कंट्रोल करते हैं, सेक्स को, ठीक है, कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है उसका सेक्स क्या होगा, वो गर्ल होगा कि बॉय होगा, ठीक है, उसको ये चीज़ कंट्रोल करती है। तो जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलोसोम्स। क्या बोलेंगे, एलोसोम्स। और जो हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स यानी अदर बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हाइट कैसी होगी, आईज कितनी बड़ी होंगी, छोटी होंगी, ठीक है, स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर्स का कलर कैसा होगा, फिंगर्स कैसी होंगी, अदर बॉडी के जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स कंट्रोल अदर बॉडी कैरेक्टर्स। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स समझ में आ गए। ऑटोसोम्स जो बाकी बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे और एलोसोम्स क्या है, जो सेक्स डिटरमाइन करेंगे। एक बार आप लोगों के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि बेबी का सेक्स है वो मेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, मेल पे डिपेंड करता है कि क्या होगा बेबी का सेक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, हमेशा फीमेल्स को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ना, भाई इसके तो लड़कियां ही हो रही हैं, तो ये भाई ये लड़का पैदा नहीं कर सकती, है ना। लेकिन ये चीज़ अब धीरे धीरे सबको पता लगने लगी है। अब तो बहुत चेंज आ गया है, पुराने टाइम के अंदर ऐसा ही होता था, हमेशा क्या है, गर्ल्स को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, भी हाँ तेरे गर्ल बेबी हो रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मेल रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का होगा या लड़की। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए,
आप लोगों का न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया और इसके अंदर जितने क्रोमोसोम वगैरह है वो सब बता दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और करेंगे इसके बारे में। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आप लोगों के आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है। देखो, एक बार क्वेश्चन आया था कि कोई कपल है, उनके 5 डॉटर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए कि कोई कपल है, उनके 5 डॉटर्स हैं, तो नेक्स्ट बेबी क्या होगा, गर्ल बॉय, कितने % चांसेस हैं उनके होने के। ठीक है, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपको। देखो, 1 couple have 5 daughters. What are the chances of next baby क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ था उसमें, 100% डॉटर, 50% बॉय, 50% गर्ल। सी ऑप्शन 75% गर्ल बेबी, और डी ऑप्शन कुछ भी मान सकते हैं हम, नन ऑफ दीज। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। हमेशा देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई चाहे कितनी मर्जी, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि 5 लड़कियाँ हैं, 6 लड़कियाँ, 7 लड़कियाँ, लेकिन हमेशा चांसेस क्या है, 50% है। देखो, जैसे हम क्या कहें कि मेल के अंदर अगर यहाँ पे हम क्रॉस करवा के देखें, मेल में क्या है भाई XY, और फीमेल में क्या होता है XX। ठीक है, तो भाई X का अगर X के साथ क्रॉस करवा रहे हैं XX, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, गर्ल बेबी। ठीक है, और अगर Y का X के साथ है, X और Y, तो क्या होगा, बॉय बेबी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 50% चांसेस हैं गर्ल के और 50% चांस किसके हैं, बॉय के। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी डॉटर्स हों। ठीक है, हमेशा क्या चांसेस रहेंगे, 50-50% के, 50% गर्ल बेबी, 50% बॉय बेबी। हमें क्या पता। ठीक है, कोई भी स्पर्म है वो एग के साथ कंबाइन हो सकता है, ये वाला हुआ तो गर्ल बेबी हो जाएगा, ये वाला तो बॉय बेबी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा 50-50% चांसेस होते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।